दूसरा दिया है सार्वजनिक गोदाम, जिन गोदामों का उपयोग अपने धंधे या हेतु के लिए नहीं किया जाता है बल्कि आम जनता द्वारा किया जाता है, उसे सार्वजनिक गोदाम कहते हैं। इन गोदामों की मालकी निजी व्यक्ति या संस्था की होती है। ये गोदाम बनाए जाते हैं, ये बनाने के लिए क्या होता है, निजी मालिक यानी प्राइवेट मालिक इन गोदामों को बनाता है या कोई बड़ी संस्था इन गोदामों को बनाकर अपने लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर क्या रखता है, क्या कि वस्तु रखने की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। धंधादारी या अन्य लोग इन गोदामों की सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं और बदले में किराया या अन्य खर्च का भुगतान करते हैं। विशेष रूप से रेलवे स्टेशन, बंदरगाह और हवाई अड्डों के पास सार्वजनिक गोदाम होते हैं, क्योंकि यहाँ से वस्तुएं बाहर से आती हैं जिन्हें पहुँचाने में काफ़ी समय लगता है या उसका मालिक है लेने जल्दी नहीं आते हैं, जिसके कारण इन स्थानों पर ये बनाए जाते हैं। आज सार्वजनिक गोदाम स्वतंत्र व्यवसाय बन गया। सार्वजनिक गोदाम माल संग्रह, देखरेख और सुरक्षा का विश्वास देते हैं। सार्वजनिक गोदाम अपने हस्तगत माल की विवरणदर्शी रसीद देते हैं। विवरणदर्शी यानी जहाँ पर क्या क्या माल रखा हुआ, कैसे रखा, उसकी पूरी रसीद देते हैं। ये रसीद हस्तांतरणीय होती है, जिससे रसीद द्वारा माल का क्रय विक्रय किया जा सकता है, यानी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसके बाद है कर भुगतान की दृष्टि से गोदाम के प्रकार। कर भरे हुए माल के गोदाम, कर भरे हुए यानी टैक्स भरा हुआ जो वस्तु बाहर से आती उनका टैक्स भरा हुआ होता है, उनका गोदाम अलग होता है। जिनका टैक्स भरा नहीं होता है उनका गोदाम अलग होता है। यहाँ लिखा है कि आयातित माल पर आयात शुल्क भुगतान के पश्चात निर्धारित स्थान पर ले जाने के लिए तुरंत वाहन व्यवहार की सेवा उपलब्ध न हो तब बंदरगाह, हवाई अड्डों और सीमावर्ती स्थानों पर कर भरे माल का संग्रह करने के लिए सार्वजनिक गोदामों की सेवाएं प्राप्त होती है। इन गोदामों को कर भरे माल का गोदाम कहते हैं, यानी कि वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए वाहन व्यवहार की सुविधा नहीं होती है, तब इन्हें क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, तब इन्हें टैक्स भरे हुए माल का गोदाम कहते हैं। दूसरा है कर न भरे माल के गोदाम। आयातित माल पर निर्धारित दर से कर भुगतान करना होता है। आयातित माल, आयातित यानी आयात किया गया माल। आयातित माल जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है उसे जिस गोदाम में संग्रहित किया जाता है उन गोदामों को कर न भरे माल के गोदाम कहते हैं। जिन स्थानों पर आयात होता है उन स्थानों पर इस प्रकार के गोदाम स्थित होते हैं। बंदरगाह और सीमावर्ती विस्तार जहां से माल का आयात निर्यात होता हो, ऐसे विस्तारों में इस प्रकार के गोदाम होते हैं, यानी विदेशों से या बड़े पैमाने पर जो वस्तुओं का आयात होता है वहाँ पर ये गोदाम पाए जाते हैं। जब आयातक का माल का पुनः निर्यात करना हो तब माल के वर्गीकरण और पुनः पैकिंग आदि की सुविधा उपलब्ध की जाती है और माल को मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता। ये गोदाम पुनः निर्यात के लिए आशीर्वाद होते हैं, यानी वस्तुओं के एक स्थान पर आने के बाद उस वस्तुओं को अगर कुछ परिवर्तन करना है, इसकी पैकिंग बदलनी है तो वहीं पर वो सुविधा दी जाती है और पैकिंग बदलने के बाद उसे वापस से निर्यात भी किया जा सकता है। इसके बाद है कि उपयोग की दृष्टि से गोदाम है, सामान्य गोदाम है और विशिष्ट गोदाम। दो प्रकार है। सामान्य गोदाम दिया कि जिस माल के संग्रह, देखरेख और सुरक्षा के लिए विशेष अथवा अलग सेवा देनी पड़े, ऐसे माल के संग्रह के गोदाम को सामान्य गोदाम कहते हैं। इन गोदामों में लगभग सभी प्रकार के आकार के, कद और वजन स्वरूप वाले माल संग्रहित किए जाते हैं। यानी सामान्य गोदामों के अंदर विशेष सुरक्षा और देखरेख होती है, जिसके अंदर हर एक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया जा सकता है, चाहे उसका कद और आकार कितना भी बड़ा हो तो भी उनका संग्रह किया जा सकता है। इस प्रकार के गोदामों का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। विशिष्ट गोदाम का मतलब है कि कुछ ऐसे गोदाम जहां पर विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को रखा जाता है जिनका बहुत ही ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे लिखा है कि जिस माल के संग्रह, देखरेख और सुरक्षा के लिए विशेष और अलग सेवा देनी पड़ती है, ऐसे माल के गोदाम को विशिष्ट गोदाम कहते हैं। पटाखे, जहरीला रसायन, रसोई गैस, पेट्रोल जैसी चीज़ वस्तुओं के संग्रह, देखरेख और सुरक्षा के लिए विशिष्ट गोदाम का अनिवार्य होता है, क्योंकि ये वस्तुएं सबसे खतरनाक होती है, जिसके लिए इनके लिए विशिष्ट प्रकार के गोदाम की आवश्यकताएं पड़ती हैं। पेट्रोल के लिए भूमिगत टांकी, जहरीले रसायनों के लिए विशेष प्रकार की ईंटों के इसके उदाहरण हैं। फल, दूध, सब्जी जैसे नाशवान पदार्थों के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसे विशिष्ट गोदाम बनाए जाते हैं। सुरक्षा के उद्देश्य से अनेक नियमों का पालन करना अनिवार्य
होता है। यहाँ पर बहुत ही नीति नियमों का पालन किया जाता है, सुरक्षा की जाती है, तभी वस्तुओं को संग्रहित किए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं जो लंबे समय तक वस्तुओं को संग्रहित कर सकते हैं, उन्हें हम विशिष्ट गोदाम कहते हैं। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं वाहन व्यवहार और परिवहन की सेवाएं। वाहन व्यवहार यानी यहाँ पर सेवाएं, जो धंधाकीय सेवाएं हैं, जिसके अंदर तीसरा जो है वो है वाहन व्यवहार और परिवहन की सेवाएं। क्योंकि हर एक कंपनी का व्यक्ति या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो होती हैं वो अपने पर्सनल वाहन से नहीं बल्कि अन्य वाहनों को भाड़े के तौर पर लेकर अपने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती। तो इस तरह की सेवाओं को भी सेवाएं धंधाकीय सेवाओं के रूप में जाना जाता है। जैसे लिखा है कि माल परिवहन के लिए वाहन व्यवहार का उपयोग किया जाता है। वाहन व्यवहार का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में पशुओं और वाहनों का उपयोग होता था, साथ साथ जल मार्ग की खोज हुई और आधुनिक खोज के कारण हवाई जहाज़ का भी उपयोग प्रारंभ हुआ। यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए वाहन व्यवहार बहुत ही ज़रूरी है। पुराने समय के अंदर पशुओं का उपयोग करके वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे वाहनों की मात्राएं बढ़ती गई और उनके अनुसार उनको एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इनका उपयोग किया जाने लगा। पहले पानी के जहाज़ का उपयोग किया जाता था, लंबे यानी दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए पानी के जहाज़ों का उपयोग किया जाता था। लिखा है कि वाहन व्यवहार ऐसी सेवा है जिसके द्वारा मनुष्य और माल सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। यानी वाहन व्यवहार के द्वारा मनुष्यों के साथ साथ वस्तुओं का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। प्रकार दिया कि मानव शक्ति द्वारा संचालित वाहन व्यवहार के प्रकार के मानव शक्ति द्वारा संचालित तो कौन से हैं? तो मनुष्य और माल सामग्री के स्थानांतरण के लिए मानव शक्ति द्वारा संचालित वाहन आज भी प्रचलित हैं और पर्यावरण के अनुकूल हैं। बहुत से स्थानों पर पेडल रिक्शे का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है, जिसका प्रमाण आज की दुनिया में बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि लोगों को जो जीवन है वो बहुत ही फास्ट हो गया है, इसीलिए कोई भी पेडल रिक्शे का उपयोग करता नहीं है। पहले घोड़े गाड़ियों का भी उपयोग किया जाता था, आज वो भी नहीं होता है। इसके बाद यह जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा है कि कोलकाता में मानव परिवहन के लिए आज भी पेडल रिक्शे का उपयोग होता है। आज भी भारत के लगभग सभी प्रदेशों में हाथ लारी द्वारा माल सामान पास के स्थानों तक पहुंचाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बैलगाड़े और ऊँट गाड़े का भी उपयोग होता है, परंतु यहाँ पर मनुष्य के द्वारा है तो पेडल रिक्शे का उपयोग होता है, लारियों का उपयोग होता है जो कि मनुष्य के द्वारा खींची जाती है और आसपास के स्थानों पर क्या होता है, वस्तुओं को पहुँचाई जाती है। इसके बाद ये पशु शक्ति द्वारा संचालित, पशुओं द्वारा जो संचालित होती है उसके लिए किया जाता है। इसमें घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी, ऊँट गाड़े का उपयोग होता है जो पशुओं के द्वारा क्या किया जाता है, खींची जाती है और पहुंचाया जाता है। इसके बाद यह है हवाई मार्ग। हवाई मार्ग द्वारा मनुष्य और माल सामग्री का शीघ्रता से और लंबी दूरी के लिए परिवहन संभव है। यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर तेज़ी से पहुंचाना हो तो हवाई मार्ग का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी यानी बहुत ज़्यादा दूर हो तब भी इसका उपयोग करके आसानी से तो जल्द से जल्द वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है। छोटी दूरी के लिए हवाई मार्ग का उपयोग महंगा सिद्ध होता है। हवाई जहाज़ को आकाश में उड़ने और उतरने के लिए रनवे आवश्यक होता है। कम से कम समय की दूरी के लिए कम मनुष्य और माल सामग्री के लिए जहां रनवे बनाया जा सके ऐसे दुर्गम विस्तारों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा उपयुक्त होती है। यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर जैसे साधनों का भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद दिया है भूमि मार्ग के अंदर रेलवे और सड़क मार्ग, इन दो मार्गों का उपयोग होता है। और दिया है रेलवे मार्ग यानी रेलवे के द्वारा हम देखते हैं मालगाड़ी का उपयोग होता है, पैसेंजर गाड़ियों का उपयोग होता है। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के साथ साथ मनुष्यों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, जिसके लिए रेलवे का उपयोग होता है। रेलवे द्वारा मनुष्य और माल सामग्री का परिवहन होता है। इंजन के सामान्य रूप से डीजल विद्युत का उपयोग चालक बल के रूप में किया जाता है। यानी इंजन को चलाने के लिए या तो डीजल का उपयोग होता है। पहले पुराने समय में कोयलों का उपयोग होता था, आज इलेक्ट्रिक यानी बिजली का उपयोग किया
जाता है। कई बार ट्रेन के सभी अथवा कुछ डिब्बों में चालक शक्ति होती है, यानी ट्रेन के डिब्बों में भी क्या होती है, कुछ न कुछ चालक शक्ति होती है, यानी बिजली के द्वारा इन डब्बों को भी जोड़ दिया जाता है ताकि ये भी क्या करते हैं, इंजन के साथ अपना चलने की कोशिश करते हैं, जिससे मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहा जाता है। रेलवे में आज चालक शक्ति के रूप में केवल गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय शक्ति, यानी जो जापान के अंदर जो मैग्नेट ट्रेन चलती है उसके बारे में यहाँ बताया गया कि चुंबकीय शक्ति का भी उपयोग होता है। भारत में अभी अभी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी का चालक बल के रूप में उपयोग करने वाले इंजन का उपयोग प्रारंभ हो गया है। हमारे यहाँ पर बुलेट ट्रेन बन रही है, बराबर, तो वो मैग्नेटिक ताकत से चलने वाली है, चुंबकीय शक्ति से वो चलेगी। शहरी विस्तारों को जोड़ने वाली और शहर के मध्य चलने वाली रेल वाहन व्यवहार की रीढ़ की हड्डी है, यानी रेलवे के द्वारा एक साथ में कई मनुष्यों के साथ साथ कई वस्तुओं का बड़े पैमाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आयात और निर्यात किया जा सकता है। इसीलिए रेलवे सबसे उपयोगी वस्तु यानी मार्ग कहा जाता है। इसके बाद है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए मुक्त होता है। स्थान, दिशा, गति और समय की सुविधा अनुसार परिवर्तन संभव होता है, जो अन्य वाहन व्यवहार के प्रकारों में सरल नहीं है। रेलवे जो होती है वो क्या होती है, पटरियां जहाँ बनी होती है उस अनुसार ही चलती हैं और उन्हीं के अंदर चलती है, जबकि सड़क मार्ग के द्वारा वस्तुओं को पहुंचाई जाती है। और सड़क मार्ग ऐसे होते हैं कि छोटे से छोटी जगह, छोटे से छोटे गांव में भी सड़क मार्ग के द्वारा वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। सड़क मार्ग द्वारा घर के दरवाजे तक वाहन सेवा देना संभव होता है। बस द्वारा अधिक व्यक्तियों के वहन के योग्य रूप में होते हैं। ट्रक द्वारा हल्के वजन वाले माल एवं कम दूरी वाले स्थानों के बीच परिवहन किया जाता है। वाहनों के निरंतर बढ़ते उपयोग के कारण वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम जैसी पार्किंग जैसी समस्याएं पैदा हुई है। अब बहुत से शहरों के अंदर BRTS बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम का भी उपयोग प्रारंभ हो गया। इन बसों के लिए विशेष रास्ते आरक्षित किए गए हैं और अति शीघ्रता से शहर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। दो बसों के बीच समय अवधि कम से कम होने से सेवा सातत्य बना रहता है। अभी गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजकोट शहरों में BRTS की सेवा का उपयोग किया जाता है। पांचवा दिया है जल मार्ग। जल मार्ग के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जल मार्ग के द्वारा आज से नहीं, जब से ही मनुष्यों की उपस्थिति हुई है, वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, तब से ही जल मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश पर क्या किए जा रहे हैं, वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। अंतिम दिया पाइपलाइन द्वारा। पाइपलाइन द्वारा यानी पाइपों के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा गैस, पेट्रोल और डीजल का वहन किया जाता है। इसके बारे में भी आप जानते हैं। तरल अथवा गैस जैसे उत्पादनों के लिए पाइपलाइन अधिक उपयोगी होती है। तरल के कचरे के निकाल, पानी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के लिए व्यवस्था उपयोगी है। और कहाँ से कहाँ पाइपलाइन डाली गई उसके बारे में लिखा है। हजीरा गुजरात से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैस परिवहन के लिए पाइपलाइन डाली गई है। भारत में असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पादनों का परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा होता है। पहले टैंकरों के द्वारा किया जाता था, पर अब पाइपलाइनों के द्वारा क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थों को पहुंचाया जाता है।